Hello everyone, welcome back to my channel. Hope you all are doing well. So this is the lecture third for GATE Botany series. तो यहाँ पे हम GATE 2019 के PYQs को आज सॉल्व करने वाले हैं. इससे पहले हमने GATE 2021 एंड 2022 के PYQs सॉल्व किए हैं फ्रॉम बॉटनी सेक्शंस. आप उन वीडियो को भी देख सकते हैं. सो दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन जो कि 2019 में पूछा गया था. दिस क्वेश्चन इज़ फ्रॉम इकोलॉजी. So which one of the following ecosystem is represented by inverted pyramid of number? तो यहाँ पे आपको inverted pyramid of number का एग्जाम्पल देना है. that is grassland, desert, pond और parasitic forest. So इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक बार हम pyramids को रिवाइज कर लेते हैं. So we know we have three different kind of pyramids: pyramid of number, pyramid of biomass, pyramid of energy. So we know that we have different trophic levels. अगर हम pyramid of number की बात करें तो it represent कि total number of individual a particular ट्रॉपिक लेवल पे कितने हैं, कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म हैं एक ट्रॉपिक लेवल पे, दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय पिरामिड ऑफ नंबर. अगर हम पिरामिड ऑफ बायोमास की बात करें सो इट रिप्रेजेंट टोटल लिविंग बायोमास और ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट एट डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल इन एन इकोसिस्टम. तो अगर हम बायोमास की बात करेंगे तो वी विल टॉक इन टर्म्स ऑफ बायोमास, और अगर हम नंबर की बात करेंगे तो हम काउंट करेंगे टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म. और अगर हम एनर्जी की बात करेंगे तो इट रिप्रेजेंट तो अमाउंट ऑफ एनर्जी एट ईच ट्रॉपिक लेवल ऑफ अ फूड चेन. किसी पर्टिकुलर फूड चेन में एक ट्रॉपिक लेवल पे कितनी एनर्जी प्रेजेंट है उसे हम बोलेंगे पिरामिड ऑफ एनर्जी. सो आपको एग्जाम्पल्स याद होने चाहिए कि पिरामिड ऑफ नंबर कहाँ इन्वर्टेड होता है और कहाँ अपराइट होता है. इफ़ यू टॉक अबाउट इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ नंबर तो आपको पैरासिटिक फूड चेन में ये इन्वर्टेड देखने को मिलेगा. सपोज वी हैव वन ट्री. आपके पास एक ट्री है जो प्रोड्यूसर है, इस पर फीड करने वाली बहुत सारी बर्ड्स हैं. बिकॉज ट्री का नंबर एक ही है, उस पर फीड करने वाली जो बर्ड्स हैं उनका नंबर उनसे ज़्यादा है. देन इन बर्ड्स हैं इन पे जो पैरासाइट है वो लाइस और बग्स इनसे भी ज़्यादा है. और इन बग्स और लाइस पे जो हाइपर पैरासाइट्स हैं दैट इज़ बैक्टीरिया, फंजाई एंड एक्टिनोमाइसीट, दैट इज़ मोर नंबर. तो अगर हम नंबर को काउंट करें तो यहाँ पे जो पैरासिटिक फूड चेन है यहाँ पे इन्वर्टेड पिरामिड बनता है. बिकॉज वी हैव वन ट्री एंड ऑन द ट्री वी हैव 100 बर्ड्स. सपोज ऑन द 100 बर्ड्स वी हैव millions of lice and bugs, thousands of lice and bugs, and on lice and bugs we have millions of bacteria, fungi, actinomycetes. So इस तरीके से यहाँ पे parasitic food chain में ये inverted pyramid of number बनता है. If we talk about grasslands ecosystem तो यहाँ पे ये upright होता है. Similarly अगर हम biomass की बात करें तो ये हमें inverted देखने को मिलेगा in marine ecosystem and upright देखने को मिलेगा in grassland ecosystem. अब यहाँ पे मैराइन इकोसिस्टम में आप देख सकते हैं फाइटोप्लैंक्टन का बायोमास जू प्लैंक्टन से कम होता है. जू प्लैंक्टन का बायोमास स्मॉल फिशेस से ज़्यादा होता है एंड स्मॉल फिशेस का बायोमास इन कंपैरिजन टू लार्ज फिशेस कम होता है. एंड इफ़ यू टॉक अबाउट पिरामिड ऑफ एनर्जी इट इज़ ऑलवेज अपराइट. तो यहाँ पे आपको देखना है कि 10% लॉ के अकॉर्डिंग एनर्जी हमारी ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम प्रोड्यूसर टू प्राइमरी कंज्यूमर, देन सेकेंडरी कंज्यूमर एंड एट लास्ट टर्सरी कंज्यूमर. सो यू हैव टू रिमेंबर द एग्जाम्पल कि कहाँ पे कौन सा पिरामिड इन्वर्टेड है, कौन सा अपराइट है. सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाता है, हमने पढ़ा है कि पैरासिटिक फॉरेस्ट जो है इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ नंबर को शो करता है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज आंसर नंबर डी. So this is the second question which is from core botany that raphites are deposit of. तो आपको रेफाइट्स के बारे में अगर नॉलेज है तभी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं. So raphites are sharp needle shaped crystal of calcium oxalate and found in various tissue इंक्लूडिंग लीव्स, रूट्स, शूट्स एंड फ्रूट्स. तो यहाँ पे जो रेफाइट्स होते हैं ये एक निडल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं. आप इस डायग्राम में देख सकते हैं निडल लाइक के इस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं एंड दे आर रिच इन कैल्शियम ऑक्सलेट. तो कैल्शियम ऑक्सलेट में रिच होते हैं और ये आपको लीव्स में, रूट्स में, शूट्स में और फ्रूट्स में देखने को मिलेंगे वेरियस प्लांट्स के. और इनको typically kept in a highly specialized cell called idioblast. तो रेफाइट इडियोब्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं in various part of the plants. So you have to remember this, they are rich in calcium oxalate. The third question is from the plant families जो हम काफ़ी टाइम से पढ़ते हुए आ रहे हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैमिली है बाई कोलेट्रल वेस्कुलर बंडल इन द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ स्टेम. अगर आप ट्रांसफर टीएस काटेंगे किसी स्टेम का तो कौन सी फैमिली में आपको बाई कोलेट्रल वेस्कुलर बंडल देखने को मिलेंगे. सो फर्स्ट तो आपको ये पता होना चाहिए कि बाई कोलेट्रल वेस्कुलर बंडल क्या होता है.
So bicollateral means we have two cambium, one is the inner cambium and another one is outer cambium. So यहाँ पे पहले आपके पास inner phloem होगा, then inner cambium होगी and xylem होगा, then outer cambium and xylem, then outer phloem. So यहाँ पे जो xylem है it is surrounded by टू कैम्बियम एंड टू फ्लोएम्स. तो इस तरीके से जो कैरेक्टर है इस कैरेक्टर को बोलते हैं बाइकोलेटरल वेस्कुलर बंडल, और ये आपको देखने को मिल जाता है कुकुरबिटेसी फैमिली में. सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है सी. इसके अलावा जिन फैमिलीज़ में ये आपको देखने को मिलेगा दैट इज़ सोलेनेसी एंड कॉन्व्यूलेसी. तो यहाँ पे आप सोलेनेसी में अगर ब्रिंजल की बात करें तो वहाँ पे भी आपको बाइकोलेटरल वेस्कुलर बंडल देखने को मिलेगा. सो यू कैन रिमेंबर दिस एग्जाम्पल. So this is the overview regarding vascular bundles. So we know that vascular bundle हमारे simple और compound होते हैं. simple में आपका radial और simple vascular bundle जैसे जहाँ पे scattered होता है हमारा xylem and phloem, तो ये आपको देखने को मिलेगा इन डाइकॉट एंड मोनोकॉट रूट्स. अगर हम कंपाउंड की बात करें इट कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू कंसेंट्रिक एंड कोलेट्रल. अगर हम कंसेंट्रिक की बात करें तो यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम के अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग इन्हें डिफाइन करते हैं. अगर आपका जाइलम इनसाइड है और फ्लोएम आउटसाइड है तो आप इसे एम्फीसिरल और हेंड्रोसेंट्रिक बोलेंगे. अगर आपका जो फ्लोएम है वो इनसाइड है और जाइलम आउटसाइड है तो इसे आप एम्फीवेजल या लेप्टोसेंट्रिक वेस्कुलर बंडल बोलेंगे. सो यू हैव टू रिमेंबर वन साइड, लाइक आप लेप्टोसेंट्रिक को रिमेंबर करिए, इसका अपोजिट आपका हेंड्रोसेंट्रिक होगा. यहाँ पे मैंने एग्जांपल मेंशन किए हुए हैं. अगर हम कोलेट्रल ओपन की बात करें तो यहाँ पे आपको कैम्बियम देखने को मिलेगा दैट इज़ प्रेजेंट इन डाइकॉट स्टेम. अगर हम कोलेट्रल क्लोज की बात करें तो यहाँ पे जो है कैम्बियम एब्सेंट हो. वी नो दैट इन मोनोकॉट वी डू नॉट हैव एनी कैम्बियम. और अगर हम बाइकोलेट्रल की बात करें तो मैंने बता दिया कि फ्लोएम के दोनों ही साइड आपको कैम्बियम देखने को मिलेगी. सो दिस इज अ ब्रीफ अबाउट वेस्कुलर बंडल. सो आप इस चार्ट को अच्छे से रिमेंबर कर सकते हैं विद एग्जाम्पल्स. सो दिस इज द फोर्थ क्वेश्चन जो पूछा गया था गेट 2019 में. एवस्कुलर्स आर हाईली ब्लांट स्ट्रक्चर फॉर्म बाय. तो अगर आपने कभी भी माइकोराइजा के बारे में पढ़ा होगा सो यू नो दैट जो अवस्कुलर्स हैं दैट इज़ द पार्ट ऑफ एंडोमाइकोराइजा. सो अवस्कुलर्स आर द साइट ऑफ न्यूट्रिएंट एक्सचेंज बिटवीन प्लांट एंड द फंजाई. तो फंजाई और प्लांट के बीच में जहाँ पे न्यूट्रिएंट का एक्सचेंज होता है वहाँ पे ये फॉर्म होते हैं. सो दीज आर द स्ट्रक्चर्स, इनको आप देख सकते हैं. Their main role is to exchange the nutrient between the plant and the fungus. So you know that fungi और plant के बीच में जो colonization होता है, जो सिम्बायोटिक रिलेशन है, उसे हम माइकोराइजा बोलते हैं. तो इन्हें हम अवस्कुलर वेस्कुलर माइकोराइजा और वेसिकुलर अवस्कुलर माइकोराइजा भी बोलते हैं. दे आर नोन एज एंडोमाइकोराइजा बिकॉज ये रूट के कॉर्टेक्स जोन में जाके कोलोनाइज करते हैं, इसलिए इनको एंडोमाइकोराइजा बोलते हैं. और जो फंगस इन्वॉल्व होती हैं माइकोराइजल कनेक्शन फॉर्म करने में दे बिलोंग टू द ग्लोमेरोमाइकोटा. ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है कि ग्लोमेरोमाइकोटा का फंगस कौन से एसोसिएशन में इन्वॉल्व होता है. सो दे आर इन्वॉल्व इन द एसोसिएशन ऑफ माइकोराइजा. तो यहाँ पे एक्टोमाइकोराइजा वो होता है जो केवल बाहर पे प्लांट के सरफेस पे प्रेजेंट होगा. एज द नेम सजेस्ट एक्टो एंड एंडो मीन्स विच कैन पेनिट्रेट इनटू द कॉर्टेक्स. तो यहाँ पे जो कॉर्टेक्स तक पहुँचता है दैट इज़ द एंडोमाइकोराइजा. तो यहाँ पे एक वेसिकल फॉर्म होता है, इसलिए हम इसे वेसिकुलर एबस्कुलर माइकोराइजा भी बोलते हैं या फिर एबस्कुलर माइकोराइजा भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे एबस्कुल्स आपको देखने को मिलते हैं. सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर. दिस इज द फिफ्थ क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ पॉलीसेकेराइड आर प्रेजेंट इन प्लांट सेल वॉल. तो यहाँ पे आपको देखना है प्लांट सेल वॉल में कौन सा कॉम्बिनेशन प्रेजेंट है, बट आपको फोकस करना है पॉलीसेकेराइड्स पे ओनली. तो यहाँ पे स्पेसिफिकली आपसे पॉलीसेकेराइड के बारे में पूछा गया है. अगर आपने क्वेश्चन अच्छे से नहीं पढ़ा होगा तो आप गलत कर सकते हैं. सो वी नो दैट सेलुलोज इज अ पॉलीसेकेराइड, हेमीसेलुलोज इज अ पॉलीसेकेराइड, बट यहाँ पे भी सेलुलोज एंड हेमीसेलुलोज इज अ पॉलीसेकेराइड. सेलुलोज हेमीसेलुलोज इज अ पॉलीसेकेराइड, बट यहाँ पे हमें पेक्टिन और लिग्निन एंड फिब्रोनिन की उसमें डिफ्रेंशिएट करना है. सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा दैट इज
और आंसर नंबर सी, बिकॉज यहाँ पे जो लिग्निन रहता है इज फॉर्म फ्रॉम द ऑक्सीडेटिव कवरिंग ऑफ 3 मोनोलिग्निन। ये बनता है अल्कोहल से, ना कि कार्बोहाइड्रेट से। बट हमारे जो पैक्टिन है इट इज कंप्राइज्ड ऑफ डी ग्लैक्टोयूरोनिक एसिड यूनिट जॉइंड बाय अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो यहाँ पे जो हमारा पैक्टिन है दैट इज अ पॉलीसेकेराइड, बट और लिग्निन इज मेड ऑफ अल्कोहल्स। सो यहाँ पे ये ऑप्शन जहाँ पे लिग्निन है दैट इज रॉन्ग, एंड फिब्रोनिन भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है। सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज सी। तो यहाँ पे प्लांट की सेल वॉल में लिग्निन का डिपोजिशन भी होता है, बट क्वेश्चन में पूछा गया है ओनली पॉलीसेकेराइड, सो यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट कॉम्बिनेशन जहाँ पे पॉलीसेकेराइड्स प्रेजेंट है। दिस इज द सिक्स क्वेश्चन अबाउट द नाइट्रोजन फिक्सेशन। अगर हम यहाँ पे बात करें कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, आपको ध्यान देना कि इनकरेक्ट आपसे पूछा गया है। So nitrogen fixation is a aerobic process. So this is a wrong question, wrong option. We know that nitrogen fixation is a anaerobic process because नाइट्रोजन फिक्सेशन इज द एनाएरोबिक प्रोसेस बिकॉज द मेन फंक्शन ऑफ लैग हीमोग्लोबिन, हमें पता है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए लैग हीमोग्लोबिन का रिक्वायरमेंट होता है, और ये जो है ऑक्सीजन का स्कैवेंजर होता है, ये ऑक्सीजन को एब्सॉर्ब करता है। इट फैसिलिटेट द ऑक्सीजन सप्लाई टू द नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एंड टू प्रोटेक्ट द एंजाइम नाइट्रोजिनेज फ्रॉम बीइंग इनएक्टिवेटेड बाय ऑक्सीजन, बिकॉज हमारा जो नाइट्रोजिनेज एंजाइम है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंट में इनएक्टिवेट हो जाता है। सो अवर नाइट्रोजन फिक्सेशन इज अ एनाएरोबिक प्रोसेस। वी नो दैट रूट नोड्यूल्स आर फाउंड इन ग्लाइसिन मैक्स। ग्लाइसिन मैक्स सोयाबीन हमारा एक लेग्यूमिनस प्लांट है, और लेग्यूमिनेसी फैमिली के रूट्स में हमें नोड्यूल्स देखने को मिलते हैं, इसलिए हमारा ये ऑप्शन करेक्ट होता है। डाई नाइट्रोजिनेज कैटेलाइज द रिडक्शन ऑफ नाइट्रोजन टू अमोनिया, दिस इज ऑल्सो राइट आंसर। So this is the seventh question. Which one of the following statement is again incorrect in the cyclic photophosphorylation? So we know that हमारे पास दो तरह की photophosphorylation होते हैं, one is cyclic and another one is jet से zigzag photophosphorylation, जिसे हम non cyclic photophosphorylation बोलते हैं। तो यू हैव टू स्टडी लाइक आपको C3 साइकिल, C4 साइकिल, वहाँ की कौन सी एंजाइम है, फोटो रेस्पायरेशन, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, ये सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। कौन से एंजाइम, कैसे इनका पाथवे होता है, ये आपको बॉटनी को अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो ये आपको पढ़ना है। डेफिनेटली इसमें से क्वेश्चन आता है हर बार। तो ATP is generated without concomitant formation of NADPH. So this is a correct option because हमारा NADPH का फॉर्मेशन नहीं होता है साइक्लिक में, ATP की फॉर्मेशन होती है। इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम फोटोसिस्टम 1 to cytochrome B/F complex. This is also right. Photosystem second does not participate in cyclic phosphorylation. This is also right because हमारा cyclic phosphorylation में केवल एक ही photosystem participate करता है, that is photosystem 1. बिकॉज ऑलरेडी ऑप्शन दिया हुआ है तो ऑटोमेटिकली फोटोसिस्टम 2 हमारा पार्टिसिपेट नहीं करता है। अगर हम साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की बात करें, इट अकर व्हेन NADP प्लस एंड NADPH रेशियो इज़ हाई। सो दिस इज़ नॉट अ करेक्ट ऑप्शन बिकॉज यहाँ पे कोई स्ट्रिक्ट कोरिलेशन नहीं है कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन तभी होगा जब इसका रेशियो हाई होगा। इसके रेशियो पे जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है वो डिपेंडेंट नहीं है। सो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में हमारा फोटो सिस्टम 1 इन्वॉल्व है, फोटो सिस्टम 2 इन्वॉल्व नहीं है, और यहाँ पे ATP की फॉर्मेशन होती है, और इसके रेशियो से हमारा कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस पाथवे बिफोर गोइंग टू द एग्जामिनेशन। आपको ये भी याद होना चाहिए कि P680 फोटो सिस्टम सेकेंड का पार्ट है, P700 कौन से फोटो सिस्टम फर्स्ट का पार्ट है। सो आपको ये सब चीज़ें, इनका सीक्वेंस ऑफ ऑर्डर, ये सब याद करके जाना है बिफोर गोइंग टू द एग्जामिनेशन। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाता है आंसर नंबर डी। सो दिस इज अगेन अ क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम